अध्याय 10 देख रहे हैं 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। हमने बात की किस तरीके से जो मुगल साम्राज्य है, मुगल एम्पायर है, उसमें औरंगजेब के बाद किस तरीके से पतन शुरू हुआ। बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे घटक थे जिसको हमने डिस्कस किया। अब उससे क्या हुआ कि नए राज्यों का उदय हुआ। मैं आपको तीनों राज्य दिखाऊंगा और जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अवध, बंगाल और हैदराबाद। आप देखिए, ये है अवध, ये है बंगाल। यहां पर हम बात करेंगे तीन राज्यों की, अवध, बंगाल, और तीसरा आप नीचे की तरफ थोड़ा आ जाइए, यहां है हैदराबाद। ये पूरा हैदराबाद है। आज का जो हैदराबाद है, अब वो तो आप सिटी देखते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एरिया था। ये तीन अलग अलग इलाके बने, और ये जो तीन अलग अलग इलाके बने, आपको बताऊं कि क्या होता है कि जैसे एक मालिक होता है, उसके नीचे कोई काम कर रहा होता है, मान लीजिए ये खाना बनाता है, इसकी रेसिपी ये सीख लेता है और फिर ये आगे चल के इससे भी बड़ा होटल डाल देता है। बस उसी तरीके की आप बात यहां समझ लीजिए, क्योंकि जिन तीनों राज्यों का, प्रांतों का गठन हुआ या बनाए गए, वो सब उन लोगों द्वारा बनाए गए थे जो मुगल साम्राज्य के, औरंगजेब ले लीजिए या उसके बाद वालों के बारे में बात कर लीजिए, जैसे फारुखसियर, उन सब के बहुत करीब थे, बहुत नोबल थे, अभिजात थे। तो बात हमारी ये चल रही थी कि 18वीं शताब्दी के समय जो है, धीरे धीरे जो मुगल साम्राज्य है उससे अलग अलग स्टेट्स, इसको अलग अलग आप स्टेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र बने, और इसमें जो राज्य बने उनको इसमें बताया गया है तीन परस्पर व्यापी समूहों में बांटा गया। अब ये परस्पर व्यापी का क्या मतलब होता है? परस्पर व्यापी का मतलब होता है आपस में ये किस तरीके से रिलेटेड होंगे, जो भी चीजें इसमें हो रही होंगी आप देखेंगे बहुत चीजें कॉमन होगी, बहुत चीजें कॉमन होंगी। पहला जो हम एग्जांपल लेंगे वो लेंगे हम अवध का। ये इलाका अवध, आज का लखनऊ जो है वो अवध में आता था, ये समझ लीजिए आप, थोड़ा आपको आइडिया रहेगा। ये जो अवध है, और बंगाल, मैं पहला लिख रहा हूं इसका अक्षर, और तीसरा है हैदराबाद। ये जो थे, ये तीनों के तीनों पहले मुगल राज्य थे, मुगल का इन पे राज था। लेकिन क्योंकि ये जो शासक है वो यहाँ के शासक जो मुगल साम्राज्य से ही आए थे, लेकिन वो इतने स्ट्रांग हो गए, इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए कि वो अल्टीमेटली मुगल एम्पायर से स्वतंत्र हो गए। ये सब स्वतंत्र बन गए। और लेकिन एक चीज और थी कि कई ऐसे राज्य थे, जैसे इन दिनों की बात कर रहा हूं, ये मुगल एम्पायर से, मुगल राजाओं से इन्होंने संपर्क नहीं तोड़ा। ये कहते रहे कि अरे आप ही हैं सर, आप ही, सर 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 सर, उनको मानते रहे, लेकिन उनसे औपचारिक मतलब फॉर्मली उनसे संबंध नहीं तोड़ा। दूसरे तरीके के जो प्रांत बने, दूसरे तरीके के जो राज्य बने, उसमें ऐसे था जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में अपने आप स्वतंत्र थे। जैसे जब भी आपने याद होगा, मैंने आपको जो बताया था, अकबर जब भी, मेन क्या काम होता था कि ये जो मुगल एम्पायर है या जो मुगल शासक है वो किसी इलाके को जीतते थे या वहां के शासक को हराते थे। लेकिन अगर, और वो अकबर की खास बात ये थी, और बाकी और भी दो तीन शासक थे जो इन राजपूतों से या फिर और भी लोगों से बहुत अच्छे से पेश आते थे, मोहब्बत से पेश आते थे, इज्जत देते थे उनको, और इस इलाके लिए कहते थे कि ठीक है, हमने आपको हरा तो दिया, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, आप इस इलाके को अपने पास रखिए। यानी कि जागीरों के रूप में, वतन जागीरों के रूप में इनको दे दिया जाता था, और ये लोग अपना शासन यहां पर चलाते थे। जैसे मैंने आपको बताया, राजपूत इसमें मेन थे, इसीलिए फिर आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े हमारे मुगल साम्राज्य के शासक हुए, उनकी जो बीवियां हुई वो राजपूत खानदान से आती है। दूसरे टाइप के ये हो गए। तीसरे टाइप के, तीसरी श्रेणी ये थी कि जिसपे मुगल साम्राज्य ने या मुगलों ने बड़ी मुश्किल से, ये बहुत ध्यान रखना आपको, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल लिया उस इलाके को। लेकिन हमेशा ये जो लोग हैं, ये जो श्रेणी के समूह है, वो हमेशा मुगल के खिलाफ कोशिश करते रहे निकलने की, जिसमें मराठे थे, जिसमें सिख थे, और जिसमें जाट थे। कौन से? मराठे, सिख और जाट। तो ये क्या थे? इनका हमेशा, वैसे मुगलों ने तो इनको अपने घेर ही लिया था, मतलब अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन हमेशा ये सशस्त्र, मतलब शस्त्रों के
बाकायदा लड़ाई करते थे उनसे, उनके खिलाफ आंदोलन करते थे। तो संघर्ष चलता रहा और मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी, ऐसे लोग हो गए। ठीक, मतलब इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ा और फिर ये इंडिपेंडेंट हुए। ये पहले भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन फिर फाइनली इंडिपेंडेंट हो गए। तो 3 तरीके के मैंने आपको बता दी। तो जो पुराने मुगल प्रांत है, जो मुगल का एरिया आप देखिए कहां से कहां तक मैंने आपको बताया था, ये बहुत बड़ा इलाका है, ये छोटा मोटा इलाका नहीं। आज हमको लग रहा है, लेकिन आप सोच सकते हो उस जमाने में कैसे बनाया होगा इन्होंने इतना बड़ा जो इलाका है। अब जो पहले के जो मुगल प्रांत थे, मुगल राज्य थे, उनमें आगे जो लोग आए उनको हम कह रहे हैं उत्तराधिकारी। एक एक शब्द लिख रहा हूं बस। उत्तराधिकारी मतलब जो प्रांत थे उसके राज्य बने। तो जो राज्य बने मतलब आप देखेंगे कि ये पूरा जो इलाका है, इतना बड़ा इनका इलाका था, उसमें ये इलाके बने, 1 2 3 ऐसे इलाके बने। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, सिख जाट के बारे में बाद में बात करेंगे। हम अवध, बंगाल और हैदराबाद को देख रहे हैं। तो ये आए कहां से है? ये आए मुगल साम्राज्य से ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक बहुत अच्छी रेसिपी बनाते हैं, बहुत अच्छा एक मसाला बनाते हैं, और आपका शागिर्द उसे सीख लेता है और वो आपसे बड़ा होटल खोल देता है और आपसे ज़्यादा फेमस हो जाता है। बस यही काम यहाँ पर हुआ कि जो लोग अभिजात थे, यानी मैंने आपको अभिजात के बारे में बताया था कि ये जो मुगल सम्राट है, मान लीजिए यहाँ पर उसके कोर्ट में लोग बैठे हुए हैं, उसके राज दरबार में, और ये सब इनको मानता है कि भाई ये लोग ऊंचे पद के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हमारे काम के लोग हैं और बड़े करीब के लोग हैं। ये इनको हम कहते हैं अभिजात वर्ग। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं नोबल या नोबिलिटी। तो जो भी ये तीनों राज्य बने, इनको किसने बनाया? नोबिलिटी ने बनाया, यानी कि अभिजात वर्गों ने, जो सुल्तान के या कहें कि जो सम्राट के बहुत करीब थे। तो किस किसने बताया? नाम देखते रहिए, मैं नाम यहाँ पर चेहरा भी दिखा रहा हूं आपको। ये जो साहब दिख रहे हैं, इनका नाम है सादत खान। इन्होंने अवध की रचना की, मतलब अवध जो क्षेत्र हम आज समझते हैं उस क्षेत्र को बनाया, ये राज्य बनाया। यहां पर आप देख रहे हैं मुर्शीद कुली खान, ये बंगाल इन्होंने बनाया। और तीसरे साहब जो आप यहां पर देख रहे हैं, इनका नाम है आसफ जाह। इन्होंने हैदराबाद बनाया, हैदराबाद। ओके, ये सारे के सारे लोग जो तीनों हैं, इनका मुगल दरबार में बहुत ऊंचा पद था। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इनकी पदवी कैसे डिसाइड होती थी? इनकी जात से होती थी कि भाई आपका जात क्या है, जात और क्या, और एक और चीज होती थी कितने सवार हैं इनके पास, जात और सवार। तो ये जो आप साहब देख रहे हैं, इसमें ये जो आसफ जा है और मुर्शीद कुली खान, इनकी जो जात थी वो 7-7 हजार की थी, 7-7 हजार की। और यहां जो आप देख रहे हैं सादत खान, इनकी 6 हजार की थी। तो जो 7 हजार है, इसका मतलब ये है कि भाई वो एकदम सम्राट के करीब है, बिल्कुल उसके दरबार में उसका उठना बैठना है, वो उसके मतलब जैसे हेलो हाय वाली बात है, दोस्त वाली बात है। मतलब वो सारे काम करने के लिए बड़े जो सम्राट है वो इन पे डिपेंडेंट रहते थे। शुरुआत करते हैं हैदराबाद से। तो जो आसफ जा है, इनको जो पदवी दी गई है उसका नाम है निजाम उल मुल्क। क्या नाम है? निजाम उल मुल्क। तो आसफ जा, जिनका मैं नाम ये बता देता हूं, रेन इनका कब तक रहा, 1724 से लेकर 1748 तक रहा। और इन्होंने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह थे फर्रुख सियर, अभी मैं उनका चित्र मैंने आपको पहले दिखाया था, अभी दोबारा दिखाऊंगा। जो मुगल बादशाह है फर्रुख सियर, उनके दरबार के, उनके कोर्ट के ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब फर्रुख सियर है, इनके दरबार में जो आसफ जा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे। तो पहले उनको क्या किया गया? उनको कहा गया कि देख, आप अवध की सूबेदारी दी गई। तो जो आसफ जा है, मान लीजिए यहाँ पर आसफ जा है, इनको कहा गया कि आप अवध जाइए, वहां की सूबेदारी आप ले लीजिए। उसके बाद इनको, ये इतने इंपॉर्टेंट आदमी थे कि इनको फिर भेजा गया और ये गए दक्कन। यहां हैदराबाद की बात कर रहा हूं, दक्कन का पठार, हैदराबाद आपको दिमाग में बिठा देना है कि भाई ये एक ही चीज है। ठीक है। अब दक्कन में क्या हो रहा था? यहां पर ऑलरेडी क्योंकि देखिए जो भी चीज दूर है ना, जैसे बंगाल ले लीजिए
या फिर हैदराबाद ले लीजिए, जो भी मुगल साम्राज्य से दूर है वहां पर मुगल का डायरेक्ट इंटरवेंशन या डायरेक्ट कंट्रोल थोड़ा मुश्किल रहता है, किसी का भी मुश्किल रहता है। तो दक्कन में जो उपद्रव हो रहे थे, जो यहाँ पर आंदोलन हो रहे थे, और यहाँ पर खुद ही मुगल दरबार में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, लोगों के बीच में आपस में कहें कि विद्वेष चल रहा था, आपस में खटक पटक चल रही थी। तो इसका फायदा कौन सा आपने उठा लिया? इन्होंने देखा यहाँ तो वैसी ही प्रॉब्लम है, तो आसफ जाह साहब ने, जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इन्होंने इसका फायदा उठाया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ की सत्ता इन्होंने हथिया ली, और दक्कन के ये जो आप साहब देख रहे हैं आसफ जाह, एक खुद अपने शासक बन गए। इन्होंने क्या किया, क्योंकि शुरुआत में इनको कहां भेजा गया था? शुरुआत में इनको भेजा गया, पैसे तो यहीं के थे, यहां से इनको लखनऊ भेजा गया था, लखनऊ तो नहीं कहूंगा, अवध भेजा गया था। तो यहां पर इनके पास बहुत, लखनऊ में इन्होंने काम किया, तो यहां पर इनके पास बहुत बढ़िया एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक और बहुत अच्छे जो लड़ाई करने वाले योद्धा, लड़ाके, ये इनके पास थे। तो ये इन्होंने क्या किया, इन लोगों को ये यहां ले आए। कहने का मतलब आसफ जाह ने जो स्ट्रॉन्ग, कुशल, स्किलफुल जो सैनिक थे, और साथ में प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए, कोई भी आदमी अकेले नहीं कर सकता कुछ भी, उसको बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। जैसे अगर आप देखिए कि हमारे पीएम है, अगर उनके मंत्री सही नहीं होंगे, मतलब जो मिनिस्टर्स हैं वो सही नहीं होंगे, तो काम नहीं चल पाएगा। और मिनिस्टर तब तक काम नहीं कर पाएंगे जब आईएएस वगैरह जो होते हैं, जो कैबिनेट सेक्रेटरी रैंक के लोग होते हैं, वो अच्छे ना हो। तो ये प्रशासक को ले गए, इन लोगों को ले गए। अब ये लोग बड़े खुश हुए, क्योंकि यहाँ से गए, साउथ गए, बढ़िया, इनको अच्छा लगा, नई जिम्मेदारी इनको मिल गई। तो इन्होंने क्या किया, आसफ जाह ने, इन्होंने एक तो अपने खुद के, जैसे मनसबदार कौन होते थे, जिनको मुगल सम्राट या मुगल साम्राज्य के लोग जो थे वो मनसबदार बनाते थे। लेकिन आसफ जाह ने क्या किया, आसफ जाह ने क्या मनसबदार खुद बनाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, इन्होंने मनसबदार, एमएसबी लिख रहा हूं, ये खुद ही बना दिए, और इनको बाकायदा जागीरें दे दी। जागीरों का मतलब क्या होता है? जागीरों का मतलब यह है कि भाई आप एक जगह लीजिए, आपको ये जमीन दी जाती है, और कमाइए इससे, और हमें भी थोड़ा सा मतलब इसका राजस्व दीजिए। तो जागीरें प्रदान कर दी। ध्यान रहे कि अभी भी आसफ जाह जो है वो किसके अंडर में है? ये मुगल के ही अंडर में है, अभी भी ये उन्हीं के सेवक है। लेकिन ये समझ गए थे कि मुगल इतना स्ट्रांग तो रहे नहीं, तो ये अपना शासन खुद ही चलाते थे। कोई बहुत आज़ादी से, बहुत फ्रीडम से चलाते थे। ना तो ये दिल्ली से कुछ लेते थे, मतलब कोई बात सुनते थे, और ना ही दिल्ली इनके किसी काम में, दिल्ली इनके काम में कोई हस्तक्षेप करती थी। कोई हस्तक्षेप नहीं, ये जो चाहते थे वो करते थे। और जो इन्होंने कह दिया, मान लीजिए मुझे 1,00,000 रुपए खर्च करना, उस समय तो नहीं होंगे, मान लीजिए 1,00,000 अशरफिया खर्च करनी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो मुगल सम्राट थे उस जमाने के, वो बस उनकी हाँ में हाँ मिला देते थे, बस इतना, मतलब उनके निर्णयों की पुष्टि करने का काम करते थे और कुछ नहीं करते थे। एक और चीज बताता हूं, हैदराबाद कहाँ है यहाँ पे? अब आप देखिए, इसके पश्चिम में कौन है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये है मराठा। ये मराठा चल रहा है, देखिए यहाँ पर दिख भी रहा है। तो एक तो पश्चिम में मराठा, और क्या हो गया? आपको याद है विजयनगर जो डायनेस्टी थी, उसके बाद जो डायनेस्टी आई वो है सेना नायकों की, वो है आपके तेलुगु। कौन सा इलाका हो गया? ये जो पठारी क्षेत्र है, यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर है तेलुगु सेना नायक। तो आसफ जाह यहां पर मराठों से, और यहां पर जो तेलुगु सेना नायक है उनसे ये हमेशा उसका युद्ध चलता रहा। और जो पूर्व की दिशा है, ये जो पूर्व की दिशा है ना, ये देखिए, ये है कोरोमंडल तट, और ये है मालाबार। ये मालाबार तट कहते हैं, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो ये इनका कोशिश ये थी निजामुल मुल्क आसफ जाह की, कि मैं इस कोरोमंडल तट पे जाऊं, और यहां पर जो वस्त्र उत्पादन हो रहा है और बहुत अच्छा क्षेत्र है, ये धनाढ्य क्षेत्र है, बहुत बढ़िया पैसे वाला क्षेत्र है, मैं इसको भी अपने नियंत्रण में ले लूं। लेकिन यहां पर कौन मौजूद थे? आपको याद होगा, ब्रिटिशर्स। उन्होंने इनको रोका, ब्रिटिश शक्ति ने इन्हें रोक दिया, राइट। अब हम बात कर रहे हैं अवध की। अवध आ गया ये वाला इलाका, ठीक, लखनऊ से याद रखिएगा। अब इनको भी एक पदवी मिली थी, इन्होंने खुद ही दे दी थी या फिर इनको लोगों ने दे दी थी, वो नाम था बुरहान उल मुल्क। बुरहान उल मुल्क। तो ये जो साहब देख रहे हैं, इनका चित्र एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इनका नाम है सआदत खान। सआदत खान, ठीक है। इनको 1722 में इस अवध का क्या बनाया गया? सूबेदार। कहां का बनाया गया? अवध का।
अवध का इन्हें सूबेदार बना दिया हो गया। अब इन्होंने भी ये सब चीज, जो चीज एक के साथ है ना वो बाकियों के साथ भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये जो इलाका था, अब आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इलाका ये है, यहाँ पर गंगा भी है, यहाँ यमुना भी है, तो इतना उपजाऊ क्षेत्र है ये, इतना फर्टाइल लैंड है। पहली चीज तो ये है कि गंगा नदी के जो उपजाऊ मैदान है उस इलाके में थे ये, पहली चीज। और दूसरा था कि ये जो उत्तर भारत है और ये बंगाल है, इसके बीच का जो रास्ता है, इसके ट्रेड का रास्ता कहाँ से जाता है, वो यहीं से जाता था, तो ट्रेड भी उनके कंट्रोल में था। तो इनके पास डबल पावर थी, एक बहुत अच्छे इलाके के ये सूबेदार थे, और दूसरा ये जो मेन वाणिज्यिक रास्ता था जहां से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था, व्यापार होता था, वो भी इनके पास था। किनके पास? बुरहान उल मुल्क साहब के पास। अब इन्होंने भी क्या काम किया कि जब ये सूबेदार बने तो सूबेदार के अलावा ये तीनों ने किया, केवल इन्होंने नहीं, बंगाल वाले ने भी, अवध वाले ने, इन्होंने भी, हैदराबाद वाले ने भी, इन्होंने क्या किया, दीवानी और फौजदारी, मतलब जो पैसे राजस्व का है, जहां से पैसे मिलते हैं, वो कंट्रोल भी अपने हाथ में ले लिया, और जो आर्मी है वो भी कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब ये है कि राजनीतिक, वित्तीय, पैसा, राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स, वित्तीय मतलब पैसा, और सैनिक यानी आर्टिलरी, आर्मी या जो लड़ाके वाली चीज है, उसके पूरे के पूरे कर्ता धर्ता कौन बन गए? ये साहब। इनका चित्र देखिएगा, बुरहान उल मुल्क, ठीक है। अब इनको समझ में आया कि देखो ऐसा है, मुझे अगर यहां पर राज करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे किसी न किसी तरीके से जो मुगलों का इंटरफेरेंस कम करना होगा। तो मुगल किसको लेके आते थे यहाँ पर? मुगल किसको नियत करते थे? जागीरदारों को करते थे। तो इन्होंने क्या किया, जो जागीरदार है इनकी कटौती कर दी कि भाई हमको कम चाहिए। इन्होंने अपने आप कटौती कम कर दी, और जागीरदारों को जो जमीनें मिली थी उसको भी कम कर दिया कि भाई चाहिए, अगर आप हैं भी तो आपको केवल छोटी जमीन दी जाती है। और फिर जैसे जागीरदार कम कर दिए तो अब जागीर तो थी, तो इन्होंने क्या किया, अपने लोग, जो अपने करीब के लोग थे, निष्ठावान लोग थे, जो ट्रस्टवर्दी लोग थे, उनको जागीरें देना शुरू किया। किन्होंने? बुरहान उल मुल्क साहब ने। अब धोखाधड़ी तो इनको समझ में आती थी क्योंकि सूबेदार जैसे लेवल का आदमी था। इन्होंने देखा कि भाई देखो ये जो धोखाधड़ी हो रही है या धोखाधड़ी होने के चांसेस है, इन्होंने क्या किया कि जो जागीर अधिकारी है उनके जो खाते हैं, उनका जो खाता है, लेखा जोखा है, उसकी बाकायदा जांच करवाई। भाई इसकी बाकायदा जांच होगी, जांच करवाई, और जितने भी जिले हैं उसका, जैसे मान लीजिए इसका राजस्व है, मान लीजिए 100 रुपये जाता था, एग्जाम्पल दे रहा हूं, इन्होंने बाकायदा तय करवाया कि ये सही है कि नहीं, हो सकता है इसका 200 रुपये हो सकता है इसका 50 रुपये हो। तो इन्होंने बाकायदा ये चेक करवाया और फिर से पुनः निर्धारण कराया कि यहाँ का पैसा कितना आना है, कर कितना आना है, राजस्व कितना आना है। फिर उन्होंने क्या किया, अच्छा यही इलाका मैंने आपको बताया, बरेली इलाका, रुहेलखंड का इलाका, बरेली से ले लीजिए आप, ये आपका राजपूत इलाका हो गया, ये आपका इलाका हो गया, आप मान लीजिए उत्तराखंड के और इसके आप बॉर्डर से थोड़ा आगे निकल जाइए, ये आपका बरेली का या फिर कहेंगे रुहेलखंड का इलाका हो गया, ठीक है। ये जो दोनों इलाके हैं, इन्होंने क्या किया कि राजपूत जमींदार और जो रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमि, इनको भी अपने आप में मिला लिया। कौन कौन सी? रुहेलखंड में जो अफगान थे उनके पास बहुत अच्छी जमीन थी, राजपूतों के जमींदारों के पास भी बहुत अच्छी जमीन थी, वो भी इन्होंने ले लिया। किन्होंने? बुरहान उल मुल्क साहब ने ये काम किया। अब एक और बड़ी चीज है जो आपको समझना होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, क्लियर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ, तो ये बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए क्या होता था कि ये जो इनका राज्य था उसको ऋण चाहिए। तो अगर किसी को ऋण चाहिए, मतलब किसी को, मतलब मुझे आपसे जैसे कुछ पैसे चाहिए तो मैं आपसे ऋण ले रहा हूँ, ऋण है ना, मैं आपसे उधार ले रहा हूँ। इसके लिए क्या होता था कि जो वहां के सेठ लोग थे, स्थानीय सेठ लोग थे या साहूकार लोग थे, जो पैसा देते थे उसमें इंटरेस्ट लेते थे, और जो महाजन थे, महाजन का मतलब ये होता है कि पैसे देने वाला, तो ऋण के लिए किस पे डिपेंडेंट रहता था? ये राज्य है मान लीजिए, किस पे डिपेंड होता था? सेठों पे, साहूकारों पे और महाजनों पे, इन पे डिपेंडेंट होता था। अब जो राज्य है, राजस्व का जो ठेका है वो किसको देता था? वो देता था, जो राज्य मतलब जिस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या करता था कि मान लीजिए ये पूरा राजस्व का ठेका, कि भाई ऐसा है कि हमको यहां से चाहिए राजस्व, हमें कर चाहिए, तो ऐसा करो कि हमें 4-5 आदमी बुला लिए उन्होंने और बोला भैया अच्छा बताओ कौन ऐसा है जो हमें राजस्व देगा यहाँ का लेके।
तो एक आदमी ने कहा कि मैं आपको 100 रुपये दूंगा हमेशा, ये कहता है 200, ये कहता है 500। तो इन्होंने क्या किया, राज्य मतलब जो स्टेट है उसने कहा ठीक है आपको हम अलाउ कर देते हैं, आप राजस्व जमा करिए यहाँ से किसी तरीके से लीजिए और हमें दीजिए, 500 हमें पहुंच जाना चाहिए हर महीने या हर जो भी समय डिसाइड हुआ। इसको कहा गया इजारेदार, इनको कहा गया इजारेदार, जो ठेका लेते थे राजस्व या कर जो भी वो लेंगे उसको राज्य को देने का, मतलब जो उस समय जो ये बुरहानुल मुल्क है उनको देने का। इसका मतलब है कि इजारेदार कहता था मैं एक निश्चित पैसा 500 आपको हमेशा हर महीने दे दूंगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, वो वचन दे देता था। अब जो वहां के साहूकार थे, मतलब जो स्थानीय साहूकार जो मैंने ये लिया, ये राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। इसका मतलब ये है कि अब ये जो साहूकार है ये कहते हैं ठीक है, आपने इनसे कह दिया, ये भी हो सकता है कि ये आदमी पलट जाए ना, 500 का इसने कहा है, ये हो सकता है 500 ना दे पाए, 300 दे पाए। तो ये जो इस बीच ये साहूकार आते थे, साहूकार कहते थे ठीक है हम गारंटी लेते हैं कि आपको 500 मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। और दूसरी ओर क्या होता था कि ये जो इजारेदार है जिन्होंने 500 की बोली लगाई और ये पूरा ठेका ले लिया, उनके जो कर का मूल्यांकन है, मतलब आप हमें 500 दे दीजिए, बाकी आप यहां से कितना कर लेना है, 2000 लीजिए, 5000 लीजिए, वी डोंट केयर, हमको नहीं पता, आप हमें 500 जरूर दे दीजिए। तो इनको छूट दे दी गई कि आप किसी भी तरीके से यहां से कर इकट्ठा करो। अब इससे क्या हुआ कि जो साहूकार है और महाजन ये लोग स्ट्रांग हो गए, मतलब एक समूह बन गया। तो जो यहाँ की जो आपकी राजस्व प्रणाली है, या ये कहें कि यहाँ की जो कर की प्रणाली है, उसमें ये साहूकारों का, सेठों का और महाजनों का बहुत बड़ा रोल आ गया। आप समझिए किस तरीके से इनका रोल आया, क्योंकि ये कभी भी नहीं थे पहले, कभी भी नहीं थे, ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं बंगाल की। यहां पर आ जाइए साहब, बंगाल, इसका नाम देखिएगा मुर्शिदाबाद है। इनका नाम क्या दिख रहा है आपको, मुर्शीद कुली खान। नाम कैसे आया इस मुर्शिदाबाद का, बाकायदा इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। तो मुर्शिदाबाद तो बाद में बात करेंगे। मुर्शीद कुली खान, इनके नेतृत्व में, इनके लीडरशिप में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, जो मुगल नियंत्रण में आपका ये इलाका था, बंगाल का इलाका था, वो अपने हाथ में ले लिया। अच्छा एक चीज बता दूं, ये जो मुर्शीद कुली खान है, MQK है, मुर्शीद कुली खान थे, ये नायब थे। नायब क्या मतलब होता है, जैसे ये मनसबदार है तो ये डेप्यूटी थे, इसके डेप्यूटी मनसबदार थे, नायब थे। ये कभी भी मनसबदार नहीं बने, ये कभी भी मनसबदार नहीं थे, ये उनके डेप्यूटी थे, उनके सहयोगी थे। मतलब वो नहीं, अगर मनसबदार काम नहीं कर रहा है या फिर कहीं गया है तो उसके जगह पे सिग्नेटरी थे, ठीक है। फिर भी ये इतने स्ट्रांग हुए, इतने बड़े हुए कि फाइनली इन्होंने ये बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले ली। मतलब आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग आदमी होंगे। अब जो हैदराबाद में हो रहा है, अवध में हो रहा है, वो आप यहां भी रिलेट करेंगे क्योंकि वो सेम चीज यहां भी हुई है, ठीक। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि देखिए स्टेट कहां से चलता है, पैसे से चलता है, वो कहां से आता है, राजस्व से आता है, कर लेने से आता है। तो जो राजस्व है इस पर नियंत्रण किन्होंने ले लिया, मुर्शीद कुली खान ने पहले तो राजस्व पे कंट्रोल ले लिया। उन्होंने क्या किया कि अब मुगल अंपायर का इनको वो प्रभाव कम करना था, सभी ने यही काम किया। तो इन्होंने क्या किया कि जो राजस्व है इसका पुनर्निर्धारण किया कि भाई इस जगह से इतना लिया जाएगा, इस जगह से इतना कर लिया जाएगा, इतना इस जगह से इतना पैसा लिया जाएगा, ठीक। और ये क्या करते थे कि जो जमींदार से, उनसे बड़ी कठोरता से, बड़े मतलब दमदार तरीके से पैसे वसूल करते थे, मतलब राजस्व वसूल करते थे। और उससे क्या हुआ कि कई जो जमींदार हैं बेचारे कहां चले गए, वो महाजन या फिर आपके साहूकार या सेठ, उनके पास जाना पड़ा उनको पैसे लेने के लिए। क्योंकि अगर बाई चांस जमींदार पैसा नहीं दे पा रहा, कोई प्रॉब्लम आ गई, तब भी उसको इनको पैसा देना ही पड़ता था। तो वो बेचारे क्या करेंगे, यहां से इनसे जाके थोड़ा सा पैसा लेंगे, है ना, भाई हमें थोड़ा सा उधार दे दो। अब होता यह था कि जब जमींदार वाकई में ऐसी हालत में पहुंच जाते थे कि ये बिल्कुल भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो बड़े जमींदार हैं इनको ये लोग फोर्स करते थे कि भाई तुम इनको जमीन बेच दो। तो बेचारे जो छोटे जमींदार थे वो सारी की सारी जमीन अपनी इनको बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ जाती थी। ये कहा यहां पर हो रहा था। अब 18वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूं, इसमें बंगाल के एक क्षेत्रीय राज बन जाने से जमींदारों की जिंदगी में काफी परिवर्तन आया, बहुत बदलाव आया। देखिए आपको याद है हैदराबाद में मैंने क्या बताया था कि जो राज्य है मतलब स्टेट और जो साहूकार है, इन सबको जोड़िएगा, महाजन साहूकार सेठ एक ही बात है। तो राज्य और साहूकारों के बीच में एक बहुत घनिष्ठ संबंध हो गया था। अब
उसके बाद मुर्शिद कुली खान के बाद है अलीवर्दी खान। कौन है? अलीवर्दी खान। तो ये जो स्टेट है, मतलब जो राज कर रहा है और जो साहूकार है, इनके बीच में बहुत घनिष्ठम संबंध इसके समय भी चले अलीवर्दी खान का साहब के साथ। ये मुर्शिद कुली खान के ही वंश से आते हैं। और यहां पर आप एक साहब देख रहे हैं, इनका नाम है जगत सेठ। क्या नाम है? जगत सेठ। ये उस जमाने के अंबानी थे, आप समझ लीजिए। मतलब जो अंग्रेज थे वो उनसे पैसे लिया करते थे, उधार लिया करते थे। मतलब इतने बड़े साहूकार, इतने बड़े महाजन, इतने बड़े सेठ हो गए जगत सेठ कि पूरे हिंदुस्तान के, क्या मेरे ख्याल से उस समय विश्व के सबसे अमीर आदमी हो गए होंगे। इतने इस तरीके से आपस में साहूकारों का और राज्यों का वो चला, और राज्य भी खुद इन्हीं पे डिपेंडेंट रहता था। जैसे आज हमारी सरकार जो है नॉर्मली अमीर लोगों, अंबानी अडानी पे डिपेंडेंट रहती है। अब एक चीज देखनी चाहिए हमें यहाँ पे कि जो राज्य थे, जिन्हीं भी राज्यों की बात कर रहे हैं, अब इन्होंने ही तो किया था, यही लोग तो खुद थे, यही तो अभिजात वर्ग थे। लेकिन जिनकी मैं बात करूंगा, जैसे शहादत की बात करें, चाहे बुरहानुल मुल्क की बात करें, जो चाहे आप इन तीनों में से किसी का भी नाम ले लीजिए, है ना, आसफ जा हो गया, शहादत, ये जो मैंने आपको बताया, मुर्शिद कुली खान, ये जो तीनों थे ना, इनके या फिर और भी जितने लोग बने, उनके दिमाग में एक चीज जरूर थी। ठीक है, एक्चुअली बनाया तो इन्हीं ने है, ये इसमें इनका रोल था। लेकिन ये जो प्रशासनिक, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था ना, प्रशासनिक जो व्यवस्था है, उनके कई चीजों को ये बड़े संदेहास्पद तरीके से देखते थे, यानी ड्यूबियस लगता था इनको कहीं ना कहीं। कैसे? इनको खुद ही उत्तराधिकार में तो मिला था। जैसे अलीवर्दी खान को कहां से मिला? वो मुर्शिद कुली खान से मिला। इसी तरीके से तो जो जागीरदारी व्यवस्था है, सबसे बड़ी बात चीज जो जागीरदारी व्यवस्था है, इसको बड़े संदेह की दृष्टि से देखते थे कि भाई ये सही है या गलत है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा क्या था कि जिस तरीके से ये राजस्व प्राप्त करते हैं, जैसे मुगल साम्राज्य ने जो तय किया था राजस्व जैसे वो लेते हैं, वो तरीके इनके बिल्कुल अलग थे उनसे। ठीक, ये राज्य के अधिकारियों पर निर्भर नहीं रहते थे। जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर ठेका देना शुरू कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया अभी, इजारेदारों को ठेका देना शुरू कर दिया। तो इजारेदारी की जो प्रथा है, ये जो इजारेदारी वाली बात है, ये मुगल एम्पायर को, मुगल वालों को बिल्कुल नापसंद थी। लेकिन उसके बावजूद भी इजारेदारी की प्रथा, ये अवध आप ले लीजिए, चाहे आपका हैदराबाद ले लीजिए, या फिर बंगाल, वहां ये चलने लगी। ठीक, पूरी तरीके से 18वीं शताब्दी में इजारेदारी पूरे हमारे हिंदुस्तान में फैल गई। तीसरा जो ये इनको लगता था, थर्ड अगर मैं बात बताऊं, कि भाई जो संबंध है राज्य और जो धनी महाजन, मैंने अभी जगत सेठ का नाम लिया, तो ये जो साहूकार महाजन लोग लगान लेते थे, या ये कहें कि जो टैक्स लेते थे, लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे। अब देखिए, यहां पर इजारेदार है, इसका काम क्या है, इसने एक जगह ले ली कि मैं इसके पैसे दूंगा। अब इसको कहीं ना कहीं महाजन के पास जाना पड़ता था, इसको कहीं ना कहीं आपके सेठ के पास जाना पड़ता था, साहूकार के पास जाना पड़ता था, क्योंकि उसको तो पैसा देना है, तो वो इनसे उधार लेता था। और उसके बाद क्या होता था कि बदले में जो प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। तो ये जमीन जो है वो कौन रख लेते थे? क्योंकि अगर आप किसी से पैसा लेने जाओगे तो आपसे पूछेगा भाई कुछ तो गारंटी के लिए पैसा नहीं वापस करोगे तो क्या होगा। तो जो इजारेदारी इन्होंने शुरू की थी, ये तीन लोगों ने और बाकी लोगों ने भी, और इजारेदार क्योंकि महाजन और सेठों पे बड़े डिपेंडेंट थे, और इजारेदार क्या करते थे, इस जमीन को ले लेते थे कि भाई, या हम इसको बंधक बना लेते थे, और फिर क्या करते थे, उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदरों के जरिए वो वसूल पैसा किया करते थे कि भाई इनके जो लोग हैं वो जाके यहां से पैसे वसूल किया करते थे। ठीक, तो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि पूरे देश में जो साहूकार है, जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं, और जो महाजन है, उनकी व्यवस्था, उनका इंटरफेरेंस राजनीति में बहुत ज्यादा हो गया, जो आज भी है अगर आप देखेंगे। ठीक है, उनकी साझेदारी बढ़ गई। तो ये चीज हमको जाननी थी, हमने 3 जगह की बात की। अब हम और जरा राजपूतों के पास जाएंगे, जाट, सिख, इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।